दोस्तों, एक वायरल क्लिप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक हियरिंग के दौरान देश के यूथ को कॉकरोच कह के बुलाते हैं। There youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. और यही एक बात रातों रात एक सबसे बड़ी पार्टी खड़ी कर देती है, जिसके फॉलोअर्स बीजेपी और कांग्रेस को भी क्रॉस कर जाते हैं। Cockroach Janata Party has crossed 14 million followers on Instagram. Look at that number. More than BJP, more than Congress. इसका ना कोई फिजिकल प्रेजेंस है, ना कोई बड़ा ऑफिस और ना कोई फिजिकल पॉलिटिशियंस। फिर भी आखिर ऐसा क्या डर पैदा हुआ कि ट्विटर के अकाउंट को विदहोल्ड करना पड़ा। The Cockroach Janata Party Twitter account, formerly, the X account now, has been withheld. He said this is in response to a legal demand. बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये क्लेरिफाई भी किया कि वो बात पूरे यूथ के लिए नहीं थी, बल्कि उन लोगों के लिए थी जो फेक डिग्रीज के साथ आते हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट बनते हैं। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बनी पार्टी ने इतना पॉपुलर होने के बाद एक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सच में हमें एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो सारी मेन स्ट्रीम पार्टियों से बिल्कुल अलग सोचे। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फिर भी इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग सिर्फ 6 पार्टियों को ही नेशनल पार्टीज़ का दर्जा दिया गया है। और इसकी बुरी बात यह है कि जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं तो इन 6 पार्टियों में से भी सिर्फ 2 पार्टियों का ही ऑप्शन वोटर्स के पास रह जाता है। और जब किसी के पास 2 ही ऑप्शन हो तो उसको बेकार में से भी कम बेकार को चुनना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होने के बाद भी हम अच्छे लीडर्स क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं? क्यों हमारे पास लास्ट में सिर्फ 2 पार्टी के ऑप्शन ही रह जाते हैं? इसको समझने के लिए आपको इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे बेसिक फॉर्म देखनी पड़ेगी, जहां से पॉलिटिशियंस बन के निकलते हैं, और वो है हमारे कॉलेजेस। इन इलेक्शंस में वो सभी होता है जो किसी इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। देयर इज मनी, देयर इज मसल पावर, देयर इज वायलेंस एंड देयर आर फ्रीबीज। पीजी में जो रहते हैं उनको पिज्जा, बर्गर्स, कोक, दारू, चॉकलेट्स बंटवाते हैं, मूवीज, और ये कल्चर चलता है। मेरे खुद के पीजीज पर बहुत बार पिज्जा आया है। जब एक सिस्टम की नर्सरी क्लासेस में ही यही हो रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉलेज में ये लोग टॉपर बन के निकलेंगे? एडीआर की एक रिपोर्ट बताती है कि 40 से 50% तक सिटिंग एमपीज और एमएलएज पे क्रिमिनल चार्जेस हैं। Nearly 1 in 3 MPs in Rajya Sabha have declared criminal cases against themselves. दोस्तों, जब इलेक्शंस होते हैं तो पार्टी जो होती है वो पीएम कैंडिडेट को ही सबसे आगे करती है। आप में से कितने ही कम लोग जानते होंगे कि आपका लोकल एमएलए, आपका एमपी कौन है। और ये एमपी और एमएलए सिर्फ उस पीएम कैंडिडेट के इन्फ्लुएंस के कारण ही जीत जाते हैं। फिर यही एमपीज और एमएलएज ना तो आपकी कभी आवाज़ उठा पाते हैं और ना ही पार्लियामेंट में इंटेलेक्चुअल डिबेट्स कर पाते हैं। अब ये सवाल भी खड़ा होता है कि कल को कोई नई पार्टी आकर खड़ी हो जाती है जिसमें ऐसे लोग हैं जिनको कोई पॉलिटिकल या गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वह पार्टी देश चला सकती है या फिर सरकार चला सकती है? इसके लिए पहले आपको ये कड़वा सच जानना पड़ेगा कि जिन लोगों को आप इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, सच में वो आपके डिसीजन मेकर्स नहीं हैं। दरअसल इंडिया की पूरी पॉलिटिकल पावर एक छोटे से मिनिस्टर्स के ग्रुप में कंसंट्रेटेड रहती है। इसी ग्रुप को कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो सबसे क्रिटिकल मिनिस्ट्री होती है वो राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स को दी जाती है, ना कि आपके द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड एमपीज को। और यही नहीं, 30 से 40 साल पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में एक्सपीरियंस रखने वाले टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो आपके लिए रिफॉर्म्स और पॉलिसीज बनाते हैं। और इंडियन पॉलिटिक्स में ही हम ऐसे एग्जाम्पल भी देख चुके हैं जहाँ एक अनएजुकेटेड पर्सन ने पूरी स्टेट गवर्नमेंट चलाई है। अब सवाल ये उठता है कि जब जीडीपी भी अच्छी चल रही है, नेशनल सिक्योरिटी भी टाइट है और फॉरेन पॉलिसी भी बेस्ट चल रही है, तो हमें ऐसे रिवॉल्यूशनरी पार्टीज़ की ज़रूरत आखिर क्यों है? और इसका आंसर है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कॉरपोरेट्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना। इंडिया के इलेक्शन कैंपेन्स में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और ये पैसे कहाँ से आते हैं? ये पैसे कॉरपोरेट जायंट्स से आते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिया की 2 सबसे बड़ी नेशनल पार्टीज़ को इलीगल फॉरेन फंडिंग लेने और FCRA एक्ट को वायलेट करने में गिल्टी पाया। कोर्ट ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया 6 महीने के अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, और आगे जो हुआ वो चौंकाने वाला था। इंडिया की 2 सबसे बड़ी राइवल पार्टियों ने हाथ मिला लिए। पार्लियामेंट में दोनों की सहमति से एक ऐसा अमेंडमेंट पास हुआ जिसने FCRA एक्ट को ही चेंज कर दिया और इस इलीगल कॉर्पोरेट फंडिंग को परफेक्टली लीगल बना दिया। जब रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन दोनों हाथ मिला के इलीगल को लीगल बना देंगे अपने कन्वीनियंस के लिए, तो कॉमन सिटीजन्स को कौन बचाएगा? मीडिया,
जो खुद गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स पे सर्वाइव करता है। तो दोस्तों कंक्लूजन यही निकलता है, इंडिया को ना नए पॉलिटिकल लीडर्स की ज़रूरत है और ना नई पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि इंडिया ये प्रैक्टिकल्स पहले भी देख चुका है। जब ये नए पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ इस सिस्टम में उतरती हैं तो इस मशीनरी में ये घूम के अपने आप ठीक वैसी ही हो जाती हैं जैसी सत्ताधारी पार्टियां हैं। अगर सच में चेंज करने की ज़रूरत है तो इस चीज़ में है कि हम अपने लीडर्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप जब वोट करने जाएं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को देखने के बजाय सबसे पहले अपने लोकल लीडर को देखें, उसके एजुकेशन को देखें, उसके बैकग्राउंड को देखें और उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखें। अगर आप मसल पावर, कैश और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिर्फ फ्लैग देकर वोट देते रहेंगे तो आप कितनी ही ट्विटर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ बना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपका असली रिवॉल्यूशन आपके लोकल वोटिंग बूथ पर आपका वेट करता रहेगा।